हेलो एवरीवन। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं नए टॉपिक के साथ। लास्ट टॉपिक में हमने डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एवलांचे ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, इन सारी चीज़ों के बारे में समझा था। तो लास्ट जो यूनिट थी वो आपकी कम्प्लीटली डायोड के ऊपर थी। किस तरीके से पी एन जंक्शन डायोड बनता है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर किस तरीके से हम बाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, और देन एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। आज जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिकली एसी टू डीसी कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, मीन्स इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। ओके, तो एसी टू डीसी कन्वर्जन का मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? मीन्स वो करंट या वो सप्लाई जो जनरली हम लोगों के घरों में आ रही है, तो वो एसी फॉर्म में होती है। और जनरली हम उसको जो पढ़ते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो टाइम के रेस्पेक्ट में ये मैग्नीट्यूड मूव कर रहा है, वोल्टेज या करंट कुछ भी आपका जो आप कह सकते हो। तो इसका एक टाइम ड्यूरेशन है और इसकी जो वैल्यूज हैं वो हर एक टाइम ड्यूरेशन पे चेंज हो रही हैं। क्लियर? तो ये आपको बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट ऑकर्स व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पीरियडिकली इन्वर्ट्स इट्स डायरेक्शन। पीरियडिकली मींस ये इस रीजन में पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। तो एक ड्यूरेशन के बाद ये पूरा अपने आप को रिपीट करता है। ये सब हम साइंस साइकिल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इन सब चीज़ों को, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो वेव फॉर्म है, अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म है, या जो अपने इन्वर्टिंग डायरेक्शन दे रहे हैं, ये वेव फॉर्म चेंज हो रही है, इनको हम होम अप्लायंसेस में, या आप कह सकते हैं घर में जो हमारे अप्लायंसेस लगे होते हैं, जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर हम इस वोल्टेज को यूज़ करते हैं। तो जनरली इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आपका 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ओके, बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जनरली बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। उनको बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए। लाइक अगर हम एक छोटे से खिलौने की बात करें, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौना जो हम घरों में बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि सेल पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये सेल मैंने बना रखे हैं। तो ये सेल 1.5 वोल्ट या रिचार्जेबल सेल आपने देखे होंगे, जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये बैटरी हम जनरली यूज़ करते हैं, या आपने बटन सेल देखे होंगे। ओके, तो ये सारे जो सेल हैं वो आपको क्या करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं, मींस 1.5 वोल्ट। और सपोज आपको 3 वोल्ट चाहिए, या सपोज आपको किसी इक्विपमेंट के लिए 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, तो ये जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड्स हैं ये क्या है, कम है। ओके, तो लाइक 5 वोल्ट, 10 वोल्ट या 12 वोल्ट, ये वोल्टेज आपको चाहिए। सपोज आपको 3 वोल्ट चाहिए, तो आपने क्या किया, 1.5 वोल्ट की 2 बैटरीज़ यूज़ कर ली। ओके? तो ये लो वोल्टेज जो आपको चाहिए, जो आपको यूज़ करनी है, इसे हम डीसी वोल्टेज बोलते हैं। तो ऐसी वोल्टेज जो हमें क्या देती है, डायरेक्ट करंट देती है। तो डायरेक्ट करंट ऑकर्स व्हेन द करंट फ्लोज इन वन कांस्टेंट डायरेक्शन। क्लियर? तो अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूँ, तो उसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक ही डायरेक्शन है और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। ओके, सो इट यूजुअली कम्स फ्रॉम बैटरीज, सोलर सेल और एसी टू डीसी कन्वर्टर्स। तो जितने भी एसी टू डीसी कन्वर्टर्स होते हैं, या आपको कहीं पर अगर डीसी वोल्टेज चाहिए और एसी सप्लाई में आ रही, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एसी टू डीसी कन्वर्टर। या जैसे मैंने आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ बैटरी आप क्या कर सकते हैं, उस कांस्टेंट वोल्टेज को ले सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी होते हैं वहाँ पर हमें लो वोल्टेज चाहिए, और आप कह सकते हैं कि डीसी पावर सप्लाई के साथ वो काम करते हैं। अब 2 तरीके की डीसी पावर सप्लाई होती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें लो वोल्टेज क्यों चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जनरली लो वोल्टेज पे ही काम करते हैं।
वहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो आईसीज़ होती हैं, वो जनरली 12 वोल्ट या मैक्सिमम 24 वोल्ट तक आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने अल्टरनेटिंग करंट को या जो एसी सप्लाई हमारी आ रही है, उसे हमें रेगुलेट करना पड़ता है, स्टेप डाउन करना पड़ता है और उसे देन हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज में या आप कह सकते हैं रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। तो जो हमारी पावर सप्लाई होती है उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली होती है हमारी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और दूसरी होती है हमारी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो देखिए अनरेगुलेटेड का मतलब क्या है कि जिसमें कोई कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है। ओके? अनरेगुलेटेड मीन्स आप उसे रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। और रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होती है? जहाँ पर आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। Clear? So a regulated power supply ensures that the output current remains constant even if the input changes by converting unregulated AC to constant DC. Clear? तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने यहाँ पे इनपुट में 220 वोल्ट दिया। अब इस 220 वोल्ट को आपने अगर एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में अप्लाई किया, मतलब एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाई, तो अगर इनपुट चेंज हो रहा है तो क्या होगा, आपकी आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी। ओके, बट अगर रेगुलेटेड पावर सप्लाई की बात करें, सपोज आपने यहाँ पे इनपुट पे 220 वोल्ट दिया और यहाँ पर आप 5 वोल्ट आउटपुट पे गेन कर रहे हैं, तो अगर इनपुट वोल्टेज चेंज हो रही है, क्लियर, या फिर आपका लोड चेंज हो रहा है, आपने लोड कुछ वैल्यू लगाई, देन आपने उस लोड की वैल्यू को चेंज किया, तब भी आपकी ये जो सप्लाई है ये आपको ये कांस्टेंट वोल्टेज ही देगी, 5 वोल्ट ही देगी। ओके, तो यहाँ पर ये डिफरेंस समझ में आया रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड का। मतलब कि रेगुलेटेड का मतलब ये है कि आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो, या आउटपुट करंट जो आप किसी लोड के अक्रॉस ले रहे हैं, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा अगर आपका इनपुट चेंज होता है तो। और अनरेगुलेटेड में वो रेगुलेट नहीं हो रहा है, मीन्स अगर इनपुट चेंज हो रहा है तो आपकी आउटपुट की वैल्यू भी, या आउटपुट जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम जनरली रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें किसी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय यूज़ करना है, तो अगर वो 3 वोल्ट पे चल रहा है तो मुझे उसको 3 वोल्ट ही देना है। तो 3 वोल्ट अगर मुझे देना है तो इसका मतलब ये एक फिक्स पावर सप्लाई है जो मुझे उस पर्टिकुलर टॉय को प्रोवाइड करानी है। ओके? अब किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, या आप कह सकते हैं एसी सोर्स जो भी हमने अप्लाई कर रखा है इनपुट पे, उससे मुझे एक डीसी यानी डायरेक्ट करंट चाहिए या कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, और आप कह सकते हैं एक रेगुलेटेड सप्लाई चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं आपके, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम जनरली ट्रांसफार्मर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इनपुट पे जो वोल्टेज आ रही है वो हाई आ रही है, और मुझे वोल्टेज चाहिए कैसे, मुझे लो वोल्टेज चाहिए। तो हाई वोल्टेज को मैं पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करूंगा। ओके, तो इसके लिए वाइंडिंग्स होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सपोज यहाँ पर n1 नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हैं और यहाँ पर n2 वाइंडिंग्स हैं। ओके, यहाँ पर वोल्टेज V1 है और यहाँ पर वोल्टेज अगर V2 मुझे चाहिए, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज N1 V2 इक्वल टू N2 V1। क्लियर? तो सपोज यहाँ पे बाइंडिंग मुझे स्टेप डाउन करना है, तो यहाँ पे सपोज अगर मैंने 4:1 ले रखा है, तो क्या होगा, N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, V2 मुझे फाइंड आउट करना है, N2 की वैल्यू है 1, और V1 सपोज 220 वोल्ट आ रहा है, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 डिवाइड बाई 4। ओके, तो एक जस्ट एक रैंडम नंबर था ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट पे जो वोल्टेज आ रहा था आपका 220 वोल्ट, वो अब कितना हो गया 220 डिवाइड बाई 4, यानी कि कम हो गया। यानी कि आउटपुट पे यहाँ पे जो आपको ये वोल्टेज मिला, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एसी मेन वोल्टेज 230 वोल्ट, अब आपको जो वोल्टेज मिला वो क्या मिला, कम मिला, यानी उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी।
तो इस तरीके से आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से अपनी सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को कम कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब वो वोल्टेज जिसको हमने रिड्यूस कर लिया, अब वो है क्या? एसी वोल्ट, लेकिन हमें चाहिए क्या? डीसी। तो अब हम उस एसी वोल्टेज को, उस लो एसी वोल्टेज को किस में अप्लाई करेंगे? रेक्टिफायर सर्किट में। ओके, तो रेक्टिफायर सर्किट क्या करेगा? रेक्टिफाई करेगा और हमें क्या देगा? हमें इस एसी सिग्नल को रेक्टिफाई करके कुछ इस तरीके का सिग्नल देगा जिसमें फिर से एसी कंपोनेंट होगा और फिर हमें उस एसी कंपोनेंट को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? फिल्टर सर्किट। तो ये आपका फिल्टर सर्किट है। तो इसको हम पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। ये जो आपकी वेवफॉर्म्स आ रही हैं इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग टाइप सिग्नल। देन फिर से फिल्टर सर्किट का जो आउटपुट है, यानी जो हमें ये आउटपुट मिल रहा है, जो अब हमें थोड़ा थोड़ा डीसी की तरह लग रहा है, इसको हम एक कांस्टेंट और आप कह सकते हैं पर्टिकुलर नंबर की आईसीज होती हैं, लाइक अगर मुझे 5 वोल्ट जनरेट करना है तो मैं क्या करूंगा? 7805 आईसी को यूज कर लूंगा। तो 78 इज फॉर पॉजिटिव एंड 05 इज फॉर वोल्टेज। तो अगर मुझे 5 वोल्ट चाहिए तो ये 7805 मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा एक सर्किट में और मुझे आउटपुट पे कांस्टेंट 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस सर्किट से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप जो इनपुट पे एसी सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं वो ट्रांसफार्मर के थ्रू होके लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। देन उस एसी को आप रेक्टिफायर सर्किट में अप्लाई करते हैं। रेक्टिफायर सर्किट उसे पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डीसी में एसी का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसे रिमूव करने के लिए हमें फिल्टर्स यूज़ करना होता है। देन उन फिल्टर्स के जो आउटपुट होते हैं उनको हम एक कांस्टेंट पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए या कांस्टेंट आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर आईसी के थ्रू पास कराते हैं। तो ये जो यूनिट हम पढ़ेंगे, इस यूनिट में मेनली हम रेक्टिफायर सर्किट, फिल्टर सर्किट, इन दोनों के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ट्रांसफार्मर जैसा मैंने आपको बताया है कि स्टेप डाउन और स्टेप अप, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कवर करते हैं, तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम रेक्टिफायर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के रेक्टिफायर सर्किट्स होते हैं। क्लियर? हम डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स पढ़ेंगे, मींस हम पैसिव फिल्टर पढ़ेंगे यहाँ पर, कौन कौन से सी फिल्टर, एल फिल्टर, सी एल सी फिल्टर, ये सारे कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सब एक कांस्टेंट सप्लाई पे चलते हैं और वो सप्लाई जो होती है वो बहुत ही कम होती है, मीन्स मैक्सिमम 24 वोल्ट तक होती है। लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, 220 टू 30 वोल्ट होता है, जो हम यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए। इसीलिए हमें उस वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए हमें एसी टू डीसी कन्वर्टर्स चाहिए। ओके, अब जनरली जैसे आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया सेल्स का, तो हम बहुत ज़्यादा सेल्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक तो कॉस्टली होते हैं, दूसरा इनकी जो लाइफ होती है बहुत ही कम होती है। रिचार्जेबल सेल आप कई बार चार्ज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन है उनकी भी कि उनको आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, या फिर हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि जिसमें बैटरी ही लगाई जाए। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक रेगुलेटेड पावर सप्लाईज बनाते हैं। वो पावर सप्लाई एसी से कनेक्टेड होती हैं और देन उनके अंदर कुछ सर्किट्स होते हैं, जो सर्किट्स मैं आपको यहाँ बता रहा था कि उन सर्किट के अंदर ट्रांसफार्मर होगा, देन रेक्टिफायर होगा, देन फिल्टर होगा, देन आईसी रेगुलेटर होंगे और उसके बाद आपको एक कांस्टेंट सप्लाई मिल जाएगी। तो जनरली आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में या फिर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक किट पे अगर काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर एक पावर सप्लाई सेपरेटली मिलती है। और अब आजकल तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं या किट्स आती हैं काम करने के लिए, उनके अंदर वो पावर सप्लाई इनबिल्ट होती है। ओके,
लाइक अगर आप मोबाइल चार्जर की बात करें तो वो मोबाइल चार्जर भी एक तरीके से कांस्टेंट पावर सप्लाई दे रहा है। आप उसके मार्किंग देखेंगे अगर तो 3 वोल्ट, 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर इस तरीके से मार्किंग होती है। लैपटॉप के चार्जर की अगर आप बात करें तो वो भी आपका क्या है, एक तरीके से एसी टू डीसी कन्वर्टर है। वो भी क्या कर रहा है, आपकी वोल्टेज हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपको दे रहा है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम ये अल्टरनेटिंग करंट जो है, जो हमने लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रखा है, इसको हम पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट आपने दिया इनपुट में, और किस सर्किट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर आपको क्या मिल रहा है, एक डायरेक्ट करंट मिल रहा है। तो सिर्फ रेक्टिफायर की हेल्प से हमें डायरेक्ट करंट नहीं मिल पाता है, बट उसको हम पल्सेटिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ फिल्टर, जब हम फिल्टर्स यूज करते हैं तो हम और अच्छी तरीके से कांस्टेंट सप्लाई अचीव कर पाते हैं। ओके, so rectifier is a device that converts alternating current to direct current, and this process is known as rectification, rectify करना। तो बेसिकली दो टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं, एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर? तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, जो सिंपल, जैसे नाम से पता चल रहा है इसके हाफ वेव, तो वो क्या कर रहा है कि अगर ये आपकी साइन वेव है तो वो क्या कर रहा है, या तो अब देखिए इस ये यहाँ पे अगर देखें तो एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगेन दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई, तो ये एक साइकिल है, एक साइकिल ये है। तो इस साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ है और एक निगेटिव हाफ है। क्लियर? तो किसी भी एक कंप्लीट अगर हम साइकिल की बात करें तो उसमें एक हमें पॉजिटिव हाफ मिलता है और एक हमें निगेटिव हाफ मिलता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर या तो पॉजिटिव हाफ को पास कर पाएगा या फिर वो निगेटिव हाफ को पास कर पाएगा, और ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, मतलब आपने किस तरीके से डायोड को अप्लाई किया है अपने सर्किट में। ओके, अब देखिए हम यहाँ देखेंगे कि रेक्टिफायर सर्किट के अंदर होता क्या है। तो मैंने आपसे जैसा कहा कि डायोड होता है, तो जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपने एक डायोड लिया सिंपल और एक रेजिस्टेंस लिया। इसके इनपुट पे आपने जब एसी अप्लाई किया तो देखिए आपको आउटपुट में ये वेव फॉर्म मिली। अब ये वेव फॉर्म क्या दिखा रही है, ये वेव फॉर्म ये दिखा रही है कि ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ जो है आपका, ये जो पॉजिटिव साइकिल है, यही यहाँ पर पास हो रही है। ओके, और इस नेगेटिव को ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव पे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव पार्ट को पास नहीं कर रहा है। तो यही कहलाता है आपका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, मतलब हाफ वेव को आपने कट कर दिया। अब अगर हम फुल वेव की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो अगर मैं फुल वेव की बात करूं तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके के आउटपुट्स मिलते हैं। तो क्या होता है कि ये जो आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये जो आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इस पॉजिटिव को भी पास करता है और उस नेगेटिव को भी पास करता है, और उसे कैसे करके पास करता है, पॉजिटिव बना के पास करता है। क्लियर? तो आपके जो आउटपुट्स हैं वो सारे आपको क्या मिलते हैं, पॉजिटिव हाफ में मिलते हैं, मतलब कि इस तरीके से मिल जाते हैं। अगेन अब देखिए जैसा आपने इस फिगर में देखा था, यहाँ पे देखिए ये आउटपुट्स मिल रहे हैं आपको। ओके, देन आप क्या करेंगे, अब इनको फिल्टर्स पास करेंगे और फिल्टर आपको इसके रिपल्स को रिमूव करके हटा के आपको दे देगा, और ये एक कांस्टेंट तरीके से, मतलब आपको लगे आपको ये वैल्यूज कुछ और कांस्टेंट फॉर्म में मिल जाए। ओके, तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है, किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से वेव फॉर्म जनरेट होती हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर वर्किंग, लाइक आरएमएस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, डीसी पावर, एसी पावर, इफिशिएंसी क्या होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, देन रिपल फैक्टर क्या होता है। ये सारे पैरामीटर्स हम हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में पढ़ेंगे। देन अगेन फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं। ओके,
तो ये सब हम पढ़ेंगे अभी। फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सेंटर टेप रेक्टिफायर और एक होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो जो चीज़ हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पढ़ेंगे वही सारे टर्म्स हम लाइक आरएमएस वैल्यू, करंट की, वोल्टेज की, देन डीसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, देन डीसी पावर, एसी पावर, एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन, ये सारे टर्म्स हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन हम दोनों हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वहां पर हम इन सारे पैरामीटर्स की जो भी मैंने आपको बताया अभी, इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और देन हम एक कंपैरिजन चार्ट पढ़ेंगे दोनों के बीच में कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंसेस होते हैं पैरामीटर्स को लेके। और डेफिनेटली अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो उसकी इफ़िशिएंसी, उसकी वर्किंग, उसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको सिर्फ एक साइकिल या तो पॉजिटिव साइकिल पास होके मिलेगी या फिर नेगेटिव साइकिल पास होके मिलेगी। ओके, सो तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर काम कैसे करता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। ओके, तो देखिए क्या है, आपने एक ट्रांसफार्मर यूज किया स्टेप डाउन, तो देखिए ये वाइंडिंग वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स जिसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे N1 टर्न है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल भी समझाया था, और यहाँ पे N2 टर्न्स हैं। तो देखिए N2 की वैल्यू N1 से कम है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं वो कम हैं, तो यानी कि हम स्टेप डाउन कर रहे हैं। एसी सप्लाई अपने यहाँ अप्लाई की। अब ये एसी सप्लाई इस डायोड की वर्किंग के लिए यूज होगी। देखिए कैसे होगी, जब आपने पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर दी, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि अगर हम डायोड के पॉजिटिव को पॉजिटिव से अप्लाई करें, नेगेटिव को नेगेटिव से अप्लाई करें, तो वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और फॉरवर्ड बायस में जो आपका डायोड है वो एक स्विच की तरह काम करता है। और कैसे स्विच की तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक सिंपल वायर। तो अगर हम पॉजिटिव साइकिल की बात करें तो ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जो भी करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो ये देखिए शॉर्ट सर्किट हो गया, इस रेसिस्टर के थ्रू वो मूव करेगा और यहाँ पे आप आउटपुट ले लेंगे। इस लोड रेजिस्टेंस, ये आपका लोड रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस आप वैल्यू आउटपुट की ले लेंगे। तो ये शॉर्ट सर्किट हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल जो है, ये देखिए इस ग्राफ से आपको दिखेगा, ये जो पॉजिटिव साइकिल है आपकी, ये पास होके यहाँ पे आपको मिल गई। क्लियर? नाउ अगर हम नेगेटिव साइकिल की बात करें तो हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर आपका कोई भी डायोड कि पॉजिटिव को आप नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता है, रिवर्स बायस। और ऐसे केस में जो आपका डायोड है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये इस तरीके से बिहेव करेगा। ओके, अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ से जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा था वो यहाँ पास ही नहीं होगा। अगर पास नहीं होगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे जीरो सिग्नल मिलेगा। तो इस नेगेटिव साइकिल के लिए आपका जो आउटपुट है वो क्या आ गया, जीरो। अगेन आप पॉजिटिव साइकिल की बात करेंगे तो फिर से आपको आउटपुट मिलेगा, और फिर आप अगर नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे तो फिर से आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग समझ में आ गई होगी। सिंपल एप्लीकेशन है डायोड का, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता है, रिवर्स बायस में डायोड ओपन सर्किट हो जाता है। सो अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इट इज अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रेक्टिफायर सर्किट। इट इज अ सर्किट दैट अलाउज ओनली पार्ट ऑफ एन इनपुट सिग्नल टू पास, मीन्स या तो पॉजिटिव पास करेगा या फिर नेगेटिव पास करेगा। And it is simply the combination of single diode in series with a resistor.
एंड वेयर द रेसिस्टर इज एक्टिंग एज अ लोड, जहां पर ये रेसिस्टर है वो RL यानी कि लोड रेसिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से भी आप उसको समझ सकते हैं। अगर आप वन बाय वन समझना चाह रहे हैं साइकिल की फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव साइकिल आई, इस डायोड ने इसे फॉरवर्ड किया, मींस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया और इसे पास कर दिया। वहीं जब नेगेटिव साइकिल आई, दूसरी साइकिल, तो ये इसने इसे रिवर्स बायस कर दिया, ओपन सर्किट हो गया और आपको आउटपुट कुछ भी नहीं। क्लियर? अब अगर आप नेगेटिव साइकिल को पास करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इस डायोड के डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। अब क्या होगा, जब आप पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस फॉर पॉजिटिव साइकिल। आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा ना। देखिए, नेगेटिव को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे, तो डायोड रिवर्स बायस और आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0। और जब आप नेगेटिव साइकिल देंगे, तो नेगेटिव साइकिल के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा, ऊपर तो ये ओपन हो जाएगा। नेगेटिव साइकिल के लिए ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और आपके आउटपुट को क्या करेगा, पास कर देगा। क्लियर? तो नेगेटिव साइकिल के लिए इसने क्या किया, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस किया और जो नेगेटिव साइकिल थी उसको ये पास कर देगा और पॉजिटिव साइकिल को ये ब्लॉक कर देगा। तो यहां पर आपको नेगेटिव हाफ में अपना आउटपुट मिलेगा। तो पॉजिटिव हाफ अगर आपको चाहिए, तो आप डायोड को इस कॉन्फ़िगरेशन में अप्लाई करेंगे। अगर आपको नेगेटिव चाहिए, तो आप डायोड को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उसके उसको रिवर्स में लगा दीजिए, मीन्स पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। मीन्स आपको जो इनपुट है उस इनपुट में उस डायोड की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, सो आई होप ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली ये समझा कि एसी टू डीसी कन्वर्टर्स चाहिए क्यों होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लो वोल्टेज पे काम करते हैं, लो वोल्टेज को कैसे हम जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर्स एंड रेगुलेटेड सप्लाई। दो तरीके की पावर सप्लाई होती है, अनरेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड। दो तरीके के रेक्टिफायर्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं, सेंटर टेप एंड ब्रिज रेक्टिफायर। और कुछ पैरामीटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, लाइक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, डीसी वैल्यू, इफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, डीसी पावर, एसी पावर, ये सारे टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, देन उसके बाद हमने देखा कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। इट इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ अ डायोड विद सीरीज रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस आपका लोड रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है। अगर आप पॉजिटिव हाफ लेना चाहते हैं आउटपुट पे, तो डायोड को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव हाफ लेना चाहते हैं, तो आप डायोड को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर आपको सिंपल पॉजिटिव हाफ देगा या नेगेटिव हाफ देगा, मींस वो कंप्लीट साइकिल के एक पार्ट को सप्रेस कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उन सारे पैरामीटर्स के बारे में, उनके हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और देन हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का एक न्यूमेरिकल कि किस तरीके से हम इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज निकालते हैं। तो आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा रेक्टिफायर सर्किट में। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, जनरली बहुत सारे सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं और कोशिश रहती है कि हम जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में काम कर रहे होते हैं, तो हम फर्स्ट ईयर में एक पावर सप्लाई बनाएं अपनी खुद की, जिसको हम आने वाले प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। तो आई होप आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और लैब में जाके कोशिश करिएगा इन यूनिट को, यानी इन लेक्चर्स के कंप्लीट होने के बाद, कि आप एक पावर सप्लाई खुद की बना पाएँ अपनी, ताकि आप उसको आने वाले प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें। बाकी हम थ्योरी में तो पढ़ ही रहे हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।